वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटे मुंह वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। सभी को नमस्कार। हिंदी के यशस्वी कवि केदारनाथ अग्रवाल का यह गीत है, कविता है। उनका हर गीत इसी प्रकार का हुआ करता है, उसको कविता कह सकते हैं। उनकी हर कविता ऐसी हुआ करती है, उसको गीत ऐसी हुआ करती थी, उसको गीत कह सकते हैं। छंद और लय पर अद्भुत पकड़ केदारनाथ अग्रवाल की रही और तुक पर वे जोर देते रहे। बुंदेलखंड की धरती के वे कवि, महाकवि हिंदी के। उनकी यह कविता या उनका यह गीत नृत्यमय प्रस्तुति के साथ देखने को मिला उन्हीं की जन्मभूमि बांदा के एक आयोजन में। इस नृत्य को देखते हुए छोटी छोटी बच्चियों ने नृत्य किया था। नन्ही सी बच्चियां चिड़ियों जैसी फुदक कर नृत्य कर रही थी। गीत उसके साथ संगीतबद्ध गाया जा रहा था। उस गीत में तन्मय होकर के वे गुनगुना रही थी नृत्य करते समय। यह सब देखते हुए ऋग्वेद के और अथर्ववेद के सूक्तों की याद आती रही। ऋग्वेद में अरण्यानी सूक्त है, जंगल पर कविता। जिस तरह से ऋग्वेद के ऋषि कहो चाहे कवि कहो, एक ही बात है। हमारे यहाँ ऋषि और कवि में फर्क नहीं किया जाता था। जिस तरह से वे जंगल की धरती से एकाकार हो जाते हैं, वहां जो झिल्लियों की झनकार उठ रही है, वहां जो पक्षी बोल रहे हैं, जंगल माता की तरह आह्वान दे रहा है। अरण्यानी उसको कहा है, अरण्यानी पुकार रही है, चकड़े चल रहे हैं। यह सब जो गांव गिराओं की धरती, उसकी पुकार ऋग्वेद के अथर्ववेद के सूक्तों में, उन कवियों की कविताओं में गूंजती है। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में 20वीं शताब्दी के हिंदी के इस कवि की कविताओं में वही धरती, उसकी पुकार, उसकी आहटें, उसकी पदचाप उस पर चलने की किसानों की सुनाई पड़ती है। अन्नम बहु कुर्वीत, यह मंत्र भी याद आता है। चिड़िया कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न को ब्रह्म कहते हैं हमारे ऋषि। अन्न देवता, बाद में भी लोक संस्कारों में अन्न देव कहा जाता रहा, अन्न को देवता माना जाता रहा। तो यही प्रेम है, अन्न से प्रेम, खेत से प्रेम। वन बाबा कहा है, वहां अरण्यानी कहा है। अरण्यानी माता की तरह है, जंगल देवी है, जंगल माता है। यहाँ वन बाबा है, केदारनाथ अग्रवाल की कविता में। और उस धरती के शब्द तो हैं ही। जुंडी आ गया है शब्द। जुंडी ज्वार को कहते हैं, ज्वार जिसको आजकल मिलेट, मोटा अनाज खाओ, ये कहा जा रहा है और महंगा मिलता है। 70 साल पहले हम लोगों ने ज्वार खाई है। गेहूं से आधे दाम में ज्वार मिलती थी, इसलिए सर्दी के दिनों में ज्वार लाते थे और अद्भुत स्वाद। इसलिए दूध भरी जुंडी यहाँ कहा गया है। अब नहीं मिलती,
मिलेट के ज़माने में ज्वार वैसी नहीं मिलती, जिसमें दूध जैसा स्वाद आता था, सचमुच में आता था। तो ये जो केदारनाथ अग्रवाल कह रहे हैं, धरती के कवि, जो धरती उन्होंने देखी है, दूध भरे जुंडी के दाने की बात वे करते हैं। रुचि से रस से खा लेती है वह नन्ही छोटी सी संतोषी चिड़िया, जिसे कि अन्न से बहुत प्यार है। कंठ खोल कर रस उंडेल कर वह गाती है, उसे जंगल से प्यार है, जंगल के एकांत से प्यार है। प्रकृति के रस में, प्रकृति के आनंद में सराबोर होकर के लिखी हुई कविता। और भी कविताएं और भी गीत केदारनाथ अग्रवाल के इस तरह के हैं। उचित ही केदारनाथ अग्रवाल की स्मृति में वहां पर जो एक ट्रस्ट है वह कुछ आयोजन करता है, सम्मान पुरस्कार देता है। पिछले साल हिंदी के यशस्वी आलोचक, प्रखर चिंतक विजय बहादुर सिंह को रामविलास शर्मा सम्मान मिला था। उसके निमित्त उन पर कुछ वक्तव्य देने के लिए मेरा बांदा जाना हुआ था। इस साल मुझे पुरस्कार सम्मान कुछ मिला, उस नाते फिर से बांदा जाना हुआ। वहाँ एक कवि को और एक आलोचक को सम्मान दिया जाता रहा है, और इस वर्ष एक युवा कवि को भी सम्मान दिया गया। हिंदी की दो स्त्री कवियों आराधना सिंह और अनामिका अनु, इनको सम्मानों से नवाजा गया। आराधना सिंह को केदारनाथ अग्रवाल कविता सम्मान प्रदान किया गया। अनामिका अनु को महेश अंजुम युवा कवि सम्मान प्रदान किया गया। और मुझे रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान दिया जाना था, वह मैंने स्वीकार किया। गगन गिल जो बड़ी कवि हैं हिंदी की, उनकी मौजूदगी में राहुल देव जो मेरे मित्र और अच्छे पत्रकार रहे हैं, प्रखर वक्ता और तेजस्वी पत्रकार रहे हैं, वे उपस्थित थे। नंद किशोर आचार्य की गरिमामयी उपस्थिति में मुझे भी सम्मान से नवाजा गया। पर दो अनुभव बहुत आनंदप्रद हुए। एक तो छोटी बच्चियों ने जिस तरह से नृत्य किया है केदारनाथ अग्रवाल के गीतों पर, दो गीतों पर नृत्य हुआ, उसमें खासतौर से बहुत छोटी छोटी बच्चियों ने जो नृत्य किया है इसी छोटी सी चिड़िया वाली कविता पर, वह अद्भुत लोक भाव जगत की रचना करने वाली अनुभूति, अद्भुत भाव जगत की रचना करने वाला वह प्रस्तुतिकरण रहा। और दूसरा आराधना सिंह और अनामिका अनु जो युवा कवि हैं हिंदी की, इनकी कविताएं कुछ सुनने को मिली। और मैं पहले भी कुछ महिला कवियों पर अपने यूट्यूब पर, इस चैनल पर बात करता रहा हूँ, और यह कहता रहा हूँ कि कितनी अच्छी कविता हिंदी की कुछ युवा महिला कवि लिख रही हैं। और उनको सुनते हुए, आराधना सिंह को और अनामिका अनु को जो सुना, उससे फिर यह लगता है कि स्त्री को सदियों सदियों से जिन काराओं में बंद करके रखा गया था, उन काराओं के फाटक अब टूट गए। सदियों सदियों से स्त्रियों की जिन जबानों पर ताले जड़ दिए गए थे, काल ने हथौड़ों के प्रहार से वे ताले अब तोड़ दिए। और जो ऊर्जस्वी कविता हिंदी की कुछ युवा महिला कवि लिख रही हैं, वह हमारे समय की बड़ी शक्तिमत्ता से युक्त कविता है। आराधना सिंह पर गगन गिल ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, वह भी उनको सुनना बहुत अच्छा लगा। आराधना सिंह इस सम्मान को स्वीकार करते हुए अश्रु गदगद हो गई। अपने वक्तव्य में भी उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कुछ हो गया, कभी कभी मुझे कुछ हो जाता है। मेरा भी यह अनुभव है कि कभी कभी मुझे भी कुछ हो जाता है, अक्सर होता रहता है, उस पर हमारा वश नहीं हुआ करता है। आयोजकों की ओर से अराजकता और व्यवस्था रही, पर केदारनाथ अग्रवाल के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए, और रामविलास शर्मा जिनकी स्मृति में यह आलोचना सम्मान मुझे दिया गया, उन पर श्रद्धा अपनी व्यक्त करते हुए
मैं वहाँ उपस्थित रहा और जो कविता केदारनाथ अग्रवाल की मैंने पढ़ी है या गीत उनका पढ़ा है, उस पर जो छोटी बच्चियों ने नृत्य किया था, उसको अवश्य मैं सहेजना चाहता हूँ और गगन गिल के सौजन्य से उसकी रिकॉर्डिंग मुझे प्राप्त हुई, उसको मैं प्रस्तुत करूँगा। मैंने जो वक्तव्य दिया था, उसके कुछ अंश मुझे अपने मित्र राहुल देव के सौजन्य से मिले, उनको भी मैं प्रस्तुत करूँगा। आप उनको देखें, आनंद लें और सुनें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उपादेय रहा है, मुझे उसने अधिक समृद्ध किया है पहले से।
सम्मान्य गगन जी, हमारे मित्र राहुल जी, केदार न्यास के आजीवन न्यासी कुशवाहा जी, इस सारे आयोजन के सूत्रधार नरेंद्र पुंडरीक जी, सामने बैठे हुए सभी सुधीजनों और प्यारे बच्चों, छात्रों, एक बहुत ही संभावनाशील युवा पीढ़ी मेरे सामने है। मैं जब जब यहाँ आता हूँ, बांदा में जब आया हूँ, तो मुझे बहुत आश्वस्ति का अनुभव हुआ है। मेरे बाद की जो पीढ़ी है और उसके भी बाद की जो पीढ़ी है, उसको देखकर प्राय मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे जहां जहां जाता हूं, हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ नए लड़के मिलते हैं, बच्चियां मिलती हैं, और उन्हें देखकर बहुत प्रसन्नता मुझे होती है कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितनी संभावनाएं हमारे समय में है, यह मैं उन्हें देख करके जानता हूं। पिछले साल भी मैं आया था यहाँ, और गगन जी शायद सहमत होंगी कि यह जो सम्मान का आयोजन नरेंद्र पुंडरीक जी करते हैं प्रतिवर्ष, पिछले 24 वर्षों से वे करते आ रहे हैं, उसमें कम ऐसे लेखकों को, आलोचकों को अवसर मिला है कि दोबारा आए हैं। वे भी दोबारा आई हैं और मैं भी दूसरी बार इसमें आ रहा हूं। मुझे मैं अपने लिए इसे बहुत सौभाग्य समझता हूं कि बांदा की धरती पर जहां केदार जैसे कवि वे इस धरती में पैदा किए, और गगन जी ने तो बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि जहाँ ऋषिभूषण जी हैं, जहाँ अंकिता तिवारी हैं, और अभी अभी जो बोल करके गए हैं कविता में किसान, बहुत अच्छे संपादक हैं, अच्छे संग्राहक हैं। तो ऐसी युवा पीढ़ी भी यहाँ तैयार हुई इस धरती पर से, बड़ी संभावनाएं हैं। मैं त्रिलोचन जी के साथ रहा वर्षों तक, तो वे एक बात कहा करते थे कि जो हिंदी में अच्छा साहित्य आएगा वह छोटे शहरों से आएगा, और ये बांदा उन शहरों में से है जहां इस तरह का साहित्य आता रहा है, आए। इसकी धरती को मैं नमन करता हूं। मैं नरेंद्र पुंडरीक जी को बार बार साधुवाद देता हूं। अद्भुत उनका उद्यम है। ऐसा कर्मठ व्यक्ति मिलना मुश्किल है, ऐसा भूखा पक्का व्यक्ति जो बड़ा रहता है, और इस तरह का इतना बड़ा आयोजन करना, यही एक आयोजन नहीं है साल में एक बार जो वे करते हैं, और भी कई आयोजन वे इस प्रकार के करते हैं। तो यह बड़ा कार्य वे कर रहे हैं, और आने वाले समय के लिए यह इतिहास बनाएगा निश्चित रूप से साहित्य के क्षेत्र में। एक बात जो मुझे इस आयोजन में अच्छी लगी कि किस तरह से वे जोड़ते हैं हर स्तर के लोगों को, हमारे बाद की पीढ़ी को, उसके बाद की पीढ़ी को, उसके बाद की पीढ़ी को, 3-4 पीढ़ियों को, 5 पीढ़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। पिछली बार भी मैंने देखा था कि वो नृत्य नाटिका है केदार जी की कविताओं पर, वो जहां तक मुझे याद है एक ही नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई थी और बड़े बच्चों ने प्रस्तुत की थी, अच्छी लगी थी उनको। इस बार बहुत छोटे बच्चों ने बहुत सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, अद्भुत भाव विभोर हो गए उसको देखकर। ऐसा इतना गहन अनुभव किसी कवि की कविताओं को मंच पर साकार होते हुए देख करके प्राय नहीं होता है, वो अनुभव हमको हुआ है। तो छोटे बच्चों में कितनी समझ होती है कविता की, तो सब उसके साथ गा रहे थे, तन्मय होकर के नृत्य कर रही थी वो छोटी बच्चियां। ये बड़ा अद्भुत अनुभव है कि इतने वरिष्ठ कवि की कविताएं 4-5 साल के बच्चे समझ रहे हैं और उन पर थिरक रहे हैं, उन पर गा रहे हैं, वो चिड़िया हो गए हैं, तो बच्चे जैसे चिड़िया की तरफ उदक रहे हैं। तो मैं तो नाट्यशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। नाट्यशास्त्र भरत मुनि यही बताते हैं कि अभिनेता जो है उसकी भूमिका में चला जाता है, अपने शरीर से तो मर जाता है, उसकी काया किसी दूसरे के शरीर में चली जाती है, वही हो जाता है, उस काया को फिर वह नचाता है। तो चिड़िया बन गई है बच्चियां और फुलक रही है मंच पर, ऐसा आपको लगता है। केदार जी की कविता में ये कमाल किया, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी चेतना को रूपांतरित कर सकते हैं। कविता हमें कुछ का कुछ बना देती है, कविता हमको कहां से कहां ले जा सकती है। ये उन बच्चों ने जो किया उसको देख करके मुझे लगा, उन बच्चों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और वे उसको याद रखें, उस कविता को जिंदगी भर उस पर करते रहें,
हालांकि बच्चियां तो नहीं होंगी, यहाँ चली गई, और बड़ी बच्चियां हैं उनको तो सब हमारी बच्चियां जैसी लगती हैं। मेरी बच्चियों से बहुत छोटी हैं यहाँ जो बच्चियां पीछे बैठी हैं, मेरी 3 बच्चियों से छोटी छोटी बच्चियां यहाँ हैं। उन सबको देखता हूँ, मुझको लगता है कि सब मेरी ही बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं, अपनी जैसी लगने लगती है। तो ये अनुभव यहाँ पर आकर के हमको होता है हर बार बाधा में, हर बार तो नहीं, दूसरी बार ही तो आ रहा हूँ, तो दूसरी बार फिर ये अनुभव मुझको, इसके लिए मैं बार बार रवि पुंडलिक जी को नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अब मुझे जो ये सम्मान दिया गया इसको मैं अत्यंत कृतज्ञता के भाव से विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। तो मेरे लिए विशेष प्रसन्नता की बात यह है कि यह एक सार्वजनिक न्यास के द्वारा दिया गया सम्मान है, किसी शासकीय संस्था के द्वारा दिया गया सम्मान नहीं है। और यद्यपि मुझे सम्मान पुरस्कार बहुत मिले और बड़ी संस्थाओं के बड़े पुरस्कार भी मुझे मिले, अच्छा तो लगता ही है। जो भी पुरस्कार सम्मान मिलता है और एक प्रकार की स्वीकृति है समाज के द्वारा जो कुछ काम हमने किया, और उस नाते हर बार ग्राह्य होता है। लेकिन यह विशेष रूप से मेरे लिए सम्मान्य है, ग्राह्य है कि यह सम्मान जो है मुझे एक ऐसे न्यास के द्वारा दिया जाए। मेरे बारे में कहा जाता है कि ये संस्कृत के पंडित हैं और विद्वान हैं, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा पंडित और बहुत बड़ा विद्वान नहीं मानता। कि मैं विनय में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही घमंडी किस्म का आदमी हूँ। मैं इस तरह से कोई विनय मैं नहीं जाहिर करता, ये एक सत्य है। क्योंकि मैंने बड़े पंडितों को देखा है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे पंडितों को मैंने देखा है। तो मैं जानता हूं कि पंडित कैसा होता है। मैंने ऐसे पंडितों को देखा है जिनके भीतर कई ग्रंथ मौजूद, और वो इस तरह से मौजूद है कि उस आदि से अंत तक सुना सकते हैं, बीच से सुना सकते हैं। उन्होंने ऐसा उनको अपने भीतर समझ लिया है कि वो चलते फिरते ग्रंथागार है, उनके भीतर वो पंक्तियां बोलने लगती हैं। उनको मैंने देखा कैसे पंडित है, अब नहीं मिलते हैं, वैसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं अगर अपनी जिंदगी उसी में झोंक देता तो मैं वैसा पंडित शायद हो पाता, वो मैंने नहीं किया। मुझे ये लगा कि उन लोगों में कई बार ये होता है कि केवल वही पंक्ति पकड़ करके रह जाते हैं, उससे बाहर वो नहीं निकल पाते हैं, वो पंक्ति में ही घुस करके उसी के भीतर कैद होकर के रह जाते हैं। तो मैं ऐसा पंडित नहीं बनूंगा, मैं बड़ा पंडित नहीं बन सका। मैंने थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा, मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़कर समझने की कोशिश की, कई भाषाओं का साहित्य पढ़कर उसको समझने की कोशिश की। तो ये मेरा आप कह सकते हैं कि एक भगवापन का ही लक्षण इसको कहना चाहिए एक तरह से। तो ये मेरा गृहस्थी का घर-बार का संसार है, उसमें मैं बहुत ज्यादा अपने आप को सफल नहीं मानता है। जो मेरा पेशा है उससे मैं अध्यापक रहा, मैं करीब 44 साल का मेरा यूनिवर्सिटी में अध्यापन जीवन है। और उस पर मुझे जिस तरह से मुझे बहुत गर्व है अपनी बेटियों पर, और संतोष है मुझे कि मेरी पत्नी ने कितना साथ मेरा दिया है, कितना मुझे झेला है। उसी तरह से मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि जो मेरे विद्यार्थी रहे हैं वो कितनी अच्छी जगह पर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और मैंने उनके लिए जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं बहुत अच्छा अध्यापक नहीं बन सका, इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ। यद्यपि मेरे जो विद्यार्थी वो इतने कृतज्ञ मेरे प्रति रहे हैं, और उन्होंने बहुत मुझे याद किया जिंदगी भर, जो कुछ जितना कुछ मैं उन्हें दे सका। तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि जहां भी मैं जाता हूँ कोई विद्यार्थी मेरा मिल जाता है। एक अध्यापक के रूप में मैं इसको बहुत बड़ा अपना सौभाग्य समझता हूँ। हिंदुस्तान के उत्तर भारत के कम से कम हर शहर में कोई न कोई विद्यार्थी मेरा मिल जाता है। 2 लोग तो यही आए हुए हैं, एक चली गई है नमिता अग्रवाल, वो यही बांदा में प्रोफेसर है संस्कृत की। एक सामने बैठे हुए डॉक्टर कमलेश ठाकुर, और वो रजिस्ट्रार रहे हैं, वो प्रोफेसर रहे हैं संस्कृत के चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय में। ऐसे मेरे विद्यार्थी हर शहर में मिल जाते हैं, जिन पर मुझे बड़ा गर्व है कि लोग अच्छे निकल गए।
और मेरी कमजोरियां थी वो इनमें नहीं है कि ज्यादा सफल बन सके, ज्यादा जो जो मेरा काम था उसको आगे ले जाने की भी इनमें योग्यता थी, और एक गुरु के रूप में मेरे लिए संतोष की बात। तो यह मेरा एक दूसरा स्तर है जो मेरा काम धंधे का संसार था उसमें। एक तीसरा स्तर मेरे जो स्वप्न अपने लिए हो सकते थे उसमें मैं नहीं जानता हूं कि मैं बहुत अच्छा बड़ा लेखक बन सका क्या, मैं शायद नहीं बन सका। ऐसा मैंने कोई कुछ नहीं लिखा है, फिर भी मेरी 175 किताबें हैं और हर तरह का साहित्य मैंने लिखा। मैंने रचनात्मक साहित्य भी खूब लिखा, 2 भाषाओं में लिखा मैंने, हिंदी में करीब करीब हर विधा में मैंने खूब लिखा, नाटक कई लिखे। तो नाटक बड़े निर्देशकों के द्वारा खेले गए, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कमजोर नाटक हो। कारंजी में मेरा नाटक कई बार खेला, एनएसडी में खेला, मैसूर रंगायन में उद्वेगान खेला, दमयंती पर नाटक था, और देवेंद्र अंकुर ने मेरा नाटक खेला। मेरे कई नाटक छपे, संकलन छपे, मेरे उपन्यास छपे, मेरी कहानियां एक जमाने में हिंदी की सबसे अच्छी पत्रिकाओं में छपती रही। धर्मयुग में धर्मवीर भारती छापते थे तो पोस्ट कार्ड भेजते थे हाथ से लिख करके, राधा वल्लभ तुम्हारी ये कहानी मेरे दिल में उतरती चली गई, ऐसा कुछ उनका हाथ से लिखा मुझे 2 बार मिला। तो ये एक हिंदी में मैंने हाथ जोर अजमाइश की, बाद में कम हो गया हिंदी में लिखना। मैंने संस्कृत में बहुत कुछ लिखा, काफी साहित्य मैंने लिखा, मुझे अवार्ड भी उस पर, सम्मान भी मिले। फिर भी मुझे लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा लेखक नहीं हूं। मेरा आकलन अपने बारे में गलत भी हो सकता है, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं अपना आकलन मैं खुद करूं। लेकिन हर आदमी को अपने भीतर झांक करके देखना चाहिए कि वो है क्या। तो मैं अपनी सीमाओं को जानता हूं, अपनी कमजोरियों को जानता हूं। हर आदमी को अपनी कमजोरियों को, सीमाओं को समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मेरा जीवन जो है वो लगातार गलतियां करते जाने, उनको सुधारने की प्रक्रिया रही है, और उनको सुधार करके नई गलतियां मैं करता हूं। तो यही एक तरह से विपत्ति का लक्षण हो सकता है जो कि मैं करता आ रहा हूं। अब ये जो सम्मान मुझे दिया गया है, हिंदी मेरा विषय नहीं रहा और हिंदी समीक्षा मेरा क्षेत्र नहीं था, क्योंकि हिंदी की किताबें मैं पढ़ लेता था, अंग्रेजी की भी खूब पढ़ता था। अंग्रेजी में भी मैंने कुछ संस्कृत साहित्य के बारे में तो लिखा ही है, और जो बाहर भी गया है। मेरी कुछ किताबें देश के बाहर पढ़ी जाती हैं और सराही भी जाती हैं। तो हिंदी में चूंकि मेरा साहित्य था, कभी कभी मुझसे आग्रह किया जाता था कि समीक्षा कर दीजिए, तो उस सब में अगर नहीं पढ़ता और मैं एकाग्र बना रहता अपने किसी क्षेत्र पर, तो शायद अच्छा उत्तम कार्य में कर पाता। पर मैं आग्रहों के सामने झुकता गया। मैंने बहुत सारी समीक्षाएं इस तरह से लिखी हैं जो कि मेरा क्षेत्र नहीं था। मैंने कई हिंदी की रचनाओं पर समीक्षाएं की, कुछ लिखा। फिर मैंने जैसा बताया गया मेरे परिचय में, मैंने संस्कृत काव्यशास्त्र को आधुनिक भारतीय भाषाओं के और पाश्चात्य साहित्य पर भी किस प्रकार से विनियुक्त हो सकता है, इस पर विचार किया और उस पर भी मैंने